नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKPM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जैक 10th का मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे साइंस में हम लोग इस जो वीडियो है उसमें सिर्फ केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री से जो टर्म 1 हो रहा है उसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, 2 चैप्टर आ रहे हैं। आपको टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस से, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ केमिस्ट्री का डिस्कस करूंगा। टुकड़ा तोड़ कर डिस्कस करूंगा ताकि आसानी से आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए लास्ट तक। बहुत ही आसान शब्दों में केमिस्ट्री का हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सेट 1। इसमें सेट 1 के में जितने क्वेश्चन पूछे गए केमिस्ट्री से सबको डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, सबसे पहला केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो 40 नंबर से स्टार्ट हुआ है और ये चला है 26 तक, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। ये जो प्रक्रम दिया गया ऑप्शन, उसमें से कौन ऊष्माक्षेपी है। तो आप पहले चैप्टर में पढ़िएगा, जहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखी हुई है। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, निकलती है। ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होना, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा श्वसन होगा इसका आंसर। क्या होगा, श्वसन। ए एक्चुअली में क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज रहता है, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है हम लोग के पास C6H12O6। ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं सांस के दौरान, और साथ साथ में H2O बनती है और उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो वही पूछा गया कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। तो जिसमें ऊष्मा मुक्त होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन में हम लोगों ने समझा कि जो ग्लूकोज है वो टूटता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, उसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, और साथ साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। तो दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन। चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। चिप्स के पैकेट में हम लोग विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस डालते हैं। ये भी आपको एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। सबसे लास्ट में विकृत गंधिता जो टॉपिक है उसमें आप पढ़िएगा तो आपको ये मिलेगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, जंग लगना हम लोग विस्थापन अभिक्रिया उसे बोलेंगे। क्यों विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, आपको एक एग्जाम्पल दिखेगा बुक में, जिसमें आयरन का एक कील रखा हुआ है और एक कॉपर सल्फेट का हम लोग घोल लेते हैं CuSO4 का। तो होता क्या है यहाँ पे कि देखिए, कॉपर जो है हमारा, कॉपर जो है और आयरन, इसमें आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके जगह से हटा देता है, ठीक है। आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण उसको उसके जगह से हटा देता है, तो हमें मिलता है FeSO4 और प्लस कॉपर। तो जंग लग जाता है इस तरह से, जो लोहे की कील रहती है उसमें जंग लग जाता है। तो इसने क्या किया, जो अधिक अभिक्रियाशील था, यहाँ पे लोहा अधिक अभिक्रियाशील था, तो उसने कॉपर को हटा दिया। तो कॉपर को हटा दिया तो हम लोगों को पता चल गया कि FeSO4 प्लस Cu। तो देखिए, विस्थापित कर दिया। आयरन जो लोहा था उसने कॉपर मतलब तांबा को विस्थापित कर दिया। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया। अब वीडियो में बने रहे, आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहिए। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन होता है। तो देखिए, उपचयन मतलब क्या होता है, मैं इंग्लिश में भी बता दूं, इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। उपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, वृद्धि हो। ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की वृद्धि, उसे हम लोग बोलते हैं उपचयन। या फिर इसे आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन की कमी। ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका उपचयन हुआ है। तो इस अभिक्रिया में यदि आप देखेंगे तो ZNO है आपके पास, और ये कार्बन के साथ रिएक्ट हो रहा है
और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और जिंक हमारा बच रहा है। तो किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो देखिए ZNO से बन गया जिंक, इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई। तो ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन, जिसे हम लोग रिडक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें रिडक्शन तो नहीं पूछा था आपसे, पूछा था ऑक्सीडेशन। तो कार्बन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में गया मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, मतलब इसका क्या हुआ, उपचयन। तो किसका उपचयन हुआ, कार्बन का। किसका उपचयन हुआ हम यहाँ पे, कार्बन का। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोला गया, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित मतलब ये है हमारा, देखिए अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये है हमारा उत्पाद, ठीक है, जिसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे CaCO3 होगा, ये ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, आप यहाँ पे समझिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो संगमरमर का भी फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, बैलेंस मतलब अभिकारक में जितने मतलब अणु थे, परमाणु थे, उत्पाद में भी उतने ही परमाणु रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, कैल्शियम, यहाँ पे देखिए कैल्शियम है 1, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एक है कार्बन। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे OH 2 है, मतलब ऑक्सीजन कितना हुआ, 2, ऑक्सीजन 2 हुआ, और यहाँ पे 2 पहले से, तो ऑक्सीजन हुआ 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ, 2, और कार्बन हुआ 1। इधर यदि आप देखेंगे तो कैल्शियम हुआ 1, कार्बन हुआ 1, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों मिलकर ऑक्सीजन कितना होगा, 4, और हाइड्रोजन कितने हुए, 2। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, कैल्शियम 1, यहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, कार्बन यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कार्बन 1। तो A नंबर जो आपका आंसर है वो संतुलित समीकरण है। रासायनिक समीकरण जो दिया गया है वो संतुलित है। आप बोलिएगा बी नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, लेकिन यहाँ पे 2 दूना 4, तो ये तो होगा नहीं। एल्युमिनियम यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे 2 ही है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 2 कॉपर है, यहाँ कॉपर 1 ही, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए आंसर हो गया आपका। अब देखिए नीचे दिए गए चित्र में, चित्र तो यहाँ दिया नहीं है, समीकरण दिया गया, कौन सी अभिक्रिया हो रही है आपको बताना है। तो देखिए फिर से अभी देखिए यहाँ पे मैंने बताया कॉपर, यहाँ पे जो देखिए लेड जो है, ठीक है, यहाँ पे लेड जो शीशा जिसे हम लोग बोलते हैं Pb, वो क्या कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, और उसके जगह खुद लग जा रहा है। देखिए PbCl2+C। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि जो लेड था, शीशा था, अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके जगह से हटा देता है। तो ये किस तरह की अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे भी देखे थे, और इसे मैंने बोला भी था कि हम लोग इसका ट्रिक देखेंगे, कैसे हम लोग याद रख सकते हैं कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसे आपको याद करना है। ली के, देखिए ब्रेडली का नाम तो सबको जानता है, तो उसका एक तरह से याद करने के लिए मैं बताता हूँ कि उसका शादी होने वाला था, तो उसके जो नाना काका हैं, ठीक है, वो सिर्फ क्या मांगते हैं, अलमारी मांगते हैं। तो इसे याद करने के लिए आप लोग समझिएगा, ली के नाना काका ने मांगी अलमारी। ये बहुत काम का है, आपको हर जगह काम आएगा ये, इसलिए इसको याद कर लेना है, ठीक है। ली के नाना काका ने मांगी अलमारी, ठीक है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। उसके बाद ये क्या याद रखने के लिए है, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी। देखिए यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, को, नी, स्ने, प्रभा, ही, कुटी, होगी, आज, और सबसे लास्ट में प्लेटिनम। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे समझिए
कि इसको टुकड़ा टुकड़ा में किस तरह से याद कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से ली के काका ने मांगी अलमारी, उसके पास देखिए पैसा वगैरह का कमी नहीं है, इसलिए मनी जनरेटर कार फ्रिज सीडी को नी स्नेह, उससे ये सबको स्नेह नहीं है। ऐसे देखिए ये है मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन है, ये एसएन टीन है। उसके बाद प्रभा नाम की एक लड़की है जो घर में मार खाई है, तो मार खाने के बाद सब रोता है, तो प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं, तो मार खाने के बाद आऊं आऊं करके रोता है सब। और सबसे लास्ट में आपको याद रखना है प्लेटिनम। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं अभिक्रियाशील क्या होती है, कम होती जाती है, अभिक्रियाशील घटती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला अधिक क्रियाशील है नीचे वाले की तुलना में। तो यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे देखिए क्या है, लेड, और यहाँ देखिए कॉपर। तो कौन ऊपर हुआ, लेड ऊपर हुआ, जिसे हम लोग शीशा बोलते हैं। तो लेड ज़्यादा अभिक्रियाशील हुआ, तो अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण लेड ने क्या किया, कॉपर को उसके जगह से विस्थापित कर दिया, तो बन गया हमारा लेड क्लोराइड और कॉपर। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, आपको लोहे में जंग लगने वाला मैंने एग्जाम्पल समझाया था, देखिए Fe था वहाँ पे, देखिए मैं आपको फिर से वहाँ लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए Fe यहाँ था और यहाँ कॉपर था, तो अभिक्रियाशील कौन ज़्यादा हुआ, Fe, आयरन। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया उसके जगह से। देखिए Fe ऊपर में था आपका, तो Fe ऊपर में, जो ऊपर में रहेगा वो ज़्यादा क्रियाशील रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वो अभिक्रियाशील क्या होती है, घटते जाती है। तो इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है। ली के नाना काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार फ्रिज सीडी को निस्ने, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं, और लास्ट में प्लेटिनम। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, प्लेटिनम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये कौन सी अभिक्रियाशील है, विस्थापन क्रिया हो रही है। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो देखिए दिया गया जो है वो दिया गया हल्दी, फिर दिया गया लिटमस पेपर, फिर दिया और चाइना रोज, फिर दिया गया प्याज। पहले यदि आप तीन को देखें तो तीनों जो है वो रंग के आधार पर बताते हैं, जिन्हें हम लोग सिंपल सूचक बोलते हैं। ठीक है, जो स्मेल के द्वारा बताते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं, गंध के द्वारा जो पता करते हैं कि अम्ल है या क्षार है, उन्हें हम लोग बोलते हैं गंधीय सूचक। तो यहाँ पे जो गंधीय सूचक है वो है प्याज। क्या है, प्याज। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका डी। मैं आपको बता देता हूँ, प्याज को जब हम लोग अम्ल में लेके जाते हैं तो इसका वही गंध रहता है जो बना हुआ रहता है, लेकिन जब हम लोग क्षार में लेके जाते हैं तो ये अपना गंध को लॉस कर देता है, मतलब अपना जो गंध है उसको खो देता है। क्षार में जाने पर ये अपना गंध क्या करता है, खो देता है। ठीक है, हल्दी जो है, लिटमस पेपर जो है और चाइना रोज है, ये कलर चेंज होने के बाद बताते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। आपको मैं बता देता हूँ हल्दी के बारे में कि जब इसे आप अम्ल में लेके जाइएगा तो इसका जो रंग होगा वो इसी की तरह होगा, जिस तरह हल्दी रहता है तो पीला रंग ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब क्षार में लेके जाइएगा तो इसका रंग जो है वो लाल हो जाएगा, थोड़ा सा लाल, ब्राइट रेड हो जाएगा, चमकीला लाल हो जाएगा। ठीक है, और लिटमस पेपर के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो लिटमस पेपर क्या करता है, यदि अम्ल में लेके गए हम लोग तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल। नीला किस में चेंज हो गया, लाल में। और जब क्षार में लेके जाते हैं तो यही लाल किस में चेंज हो जाता है, नीला में चेंज हो जाता है। यही लाल किस में चेंज हो जाता है, नीला में चेंज हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चाइना रोज। चाइना रोज एक तरह से जो उड़हुल का फूल होता है, जिसको हम लोग हिबिस्कस बोलते हैं, रेड कलर का जो फूल होता है उसी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, उसी टाइप का होता है। तो ये जब अम्ल में जाता है तो इसका जो कलर होता है वो गुलाबी कलर का होता है, गहरा गुलाबी। कब, जब अम्ल में जाएगा
तब अम्ल यदि घोल रहेगा तो अम्ल का सॉल्यूशन रहेगा तो, और यदि क्षार रहेगा तो ये हरा कलर का दिखेगा। किस तरह का दिखेगा? हरा। तो ये हम लोग का सिंपल सूचक हुआ, इसके बारे में हमने बता दिया। लेकिन यहाँ पे गंधीय सूचक था, तो गंधीय सूचक कौन होगा? प्याज, जो गंध के द्वारा बताता है कि अम्ल है या फिर क्षार है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोलेंगे, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम लोग यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका यूज करते हैं किस डॉक्टर लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण लवण जो हैं उस टॉपिक में आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेटेड तो रहते हैं लेकिन आधा रहते हैं इसके साथ वाटर, फार्मूला में हम लोग लिखते हैं। यही यदि आपका CaSO4.2H2O रहता तो इसे हम लोग बोल देते हैं जिप्सम। क्या बोल देते हैं? जिप्सम। ये भी याद रखना है आपको, क्या बोल देते हैं? जिप्सम। तो आपका इसका आंसर हो गया 21 का डी। ये देखिए क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। और ये देखिए जो है विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन देखिए, वही पूछा गया आपसे, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया कि CaOCl2, जिसे हम लोग, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये हुआ हमारा फॉर्मूला। ये हमारा है CaOH का होल ट्वाइस, बूझा चूना, यहाँ पे भी दिया गया। यह है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, और ये है Na2CO3। इसके साथ यदि पानी रहता .10H2O रहता तो ये हमारा हो जाता धोने का सोडा। कौन सा सोडा हो जाता? धोने का सोडा। .10H2O रहने पे ये हमारा होता धोने का सोडा। ठीक है, तो ये आप लोगों को नाम याद रख लेना है, इसे हम लोग बोलेंगे धोने का सोडा। अब अगला क्वेश्चन बोलता है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? देखिए चित्र यहाँ पे सही से नहीं दिखाया है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए NCERT से उसका स्क्रीनशॉट लेकर बताया है। तो देखिए ये अभिक्रिया है एकदम। तो इसमें आप देखिए जल का वैद्युत अपघटन किया जा रहा है। जल का वैद्युत अपघटन मतलब जल जो है, वाटर है, उससे यदि हम लोग विद्युत धारा पास करते हैं, क्या पास करते हैं? विद्युत धारा, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ऑक्सीजन। कैथोड पे हम लोगों को मिल रहा है हाइड्रोजन और एनोड पर हम लोगों को मिल रहा है ऑक्सीजन। किस पे मिल रहा है ये ऑक्सीजन? एनोड पर। और हाइड्रोजन किस पे मिल रहा है हम लोगों को? कैथोड पर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन अभिक्रिया है? तो देखिए वाटर H2O जो था वो टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। टूटना तो संयोजन मतलब जुड़ना होता है, टूटना मतलब वियोजन। क्या? वियोजन, जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। टूट गया, वियोजन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन तो होगा नहीं और विस्थापन भी नहीं होगा, क्योंकि कोई विस्थापित हुआ ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऐसे तो बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन जो अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए आपके लिए हमने और कुछ प्राकृतिक अम्ल लाए हैं, जिसके बारे में आप याद रख लीजिए। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दही जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल और नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल। ये भी आप याद कर लीजिए ताकि आपको अगले सेट में यदि कहीं क्वेश्चन मिलता है या फिर एग्जाम में मिलता है तो उसे आप बहुत आसानी से बना सकें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, तनुकरण प्रक्रिया होती है। देखिए तनुकरण मतलब क्या होता है? सिंपली आप क्या करते हैं, किसी भी जल में अम्ल या क्षार मिला देते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अम्ल या क्षार में जल नहीं मिला सकते, हम लोग जल में अम्ल और क्षार मिलाते हैं, जिसके कारण H+ और OH- जो आयंस हैं उनकी सांद्रता, उनके जो आयंस होते हैं इनमें कमी आ जाती है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तनुकरण की प्रक्रिया। तो ऑप्शन में देखिए सी नंबर ऑप्शन आपका H+ और OH- आयन के सांद्रता में कमी हो जा रही है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? तनुकरण की प्रक्रिया सी नंबर में हो रही है। वृद्धि तो होगा नहीं। तनुकरण में क्या करते हैं हम लोग? जल में अम्ल या क्षार मिलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
अम्ल या क्षार को जल में नहीं मिलाया जा सकता है। इसको हम लोग जल में नहीं मिला सकते हैं। इससे क्या होगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा और कभी कभी जिस फ्लास्क को मतलब जिस ग्लास को हम लोग कांच को पकड़े हुए हैं, परख नली को जिसको पकड़े हुए हैं, वो क्या हो सकता है, टूट सकता है, इतनी ऊष्मा निकलती है। इसलिए जल में अम्ल और क्षार मिलाया जाता है, वो भी बूंद बूंद करके, ड्रॉप वाइज, और उसको हम लोग हमेशा स्टीयर करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो देखिए प्रकाशीय वियोजन, आपको वियोजन में दिखेगा अलग अलग तरह के वियोजन हो रहे हैं। तो AgBr जो है वो प्रकाशीय वियोजन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसमें होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसी का यूज हम लोग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसे अभी हम लोगों ने देखा, ये वैद्युत अपघटन है, विद्युत धारा पास करने पे ये होगा, और ये जो है वो हीट पास करने से, मतलब ताप देने से होगा। क्या देने से होगा, ताप देने से। तो देखिए ये दोनों था वियोजन, टूटना, एक से ज़्यादा में टूट रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग वियोजन, ये जो तो है, ये दोनों तो वियोजन है, ये विद्युत धारा के द्वारा हो रहा है, ये ताप के द्वारा। ये वियोजन है ही नहीं, दो आपस में मिलकर एक बन रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। तो ये था पूरा सेट 1 का डिस्कशन। ठीक है, जिसमें हमने पूरे केमिस्ट्री को कवर कर लिया है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।